अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है इंसुलिन एंड अदर ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स। पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू, यानी कि इस चैप्टर का बोल सकते हैं हम शॉर्ट सी समरी, यानी कि इस चैप्टर में बताया क्या क्या जाएगा, तो उसकी शॉर्ट सी समरी जिसको हम ओवरव्यू कहते हैं, इसको डिस्कस करने लगे हैं। पहले हमारे पास क्या लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस लिखा गया है, द पेनक्रियास इज बोथ एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस सेंटेंस को समझने से पहले आपको एक लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए, वो भी क्लियर तरीके से। वो है ग्लैंड। देखें, ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ग्लैंड का मतलब होता है हमारी बॉडी। फॉर एग्जांपल ये ठीक है, बॉडी है, और बॉडी में एक स्पेसिफिक हमारे पास ऑर्गन होता है। ठीक है, ऑर्गन होता है। वो जो ऑर्गन होता है, ठीक है, वो कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल चीज़ बनाता है, और उस केमिकल चीज़ को अपने से जो बनाई थी उसने अंदर, उसको बाहर निकालता है। उसको हम कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे जिस्म में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बॉडी में स्पेसिफिक जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमारे पास एक गले में होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड कहते हैं। एक किडनी के ऊपर होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे पास, हम इनको आसान तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड एक बेसिकली स्पेसिफिक थैलियाँ हैं बॉडी में जो कि स्पेसिफिक जगहों पर हैं। ठीक है, और वो थैलियाँ कुछ बना रही हैं केमिकल सब्सटेंस, और उस केमिकल सब्सटेंस को अपने से बाहर निकाल रही हैं, रिलीज कर रही हैं। ठीक है, वो जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो लिक्विड होता है। कैसा होता है? हाँ, देखिए हमारे पास तीन टर्म होती है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारे पास जो ये थैली बना रही है केमिकल, वो केमिकल कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, अब असल पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा हमारी बॉडी दो तरह के ग्लैंड्स बनाती है। दो तरह के हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द अदर वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखते हैं पहले हम इस लफ्ज़ को, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंडो को देखें, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि किस चीज़ के अंदर की बात हो रही है। जबकि क्राइन का मतलब क्या होता है? क्राइन का मतलब होता है सिक्रेट करना, यानी कि कुछ निकालना अपने अंदर से। तो यानी कि जो थैली होगी, ग्लैंड होगा, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन था, वो क्या करता है? अपने अंदर से कुछ निकालता है। ठीक है, हमने बात की थी मैं से लिक्विड, यानी कि एक केमिकल निकालता है। वो केमिकल किस नेचर का होता है? लिक्विड नेचर का होता है। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो थैली है, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, हम इसको एंडोक्राइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो थैली सिक्रीट करी है वो किसी स्पेसिफिक नाली में सिक्रीट नहीं करी। यानी कि देखें, ये थैली थी मेरे पास, और ये थैली कनेक्ट है एक नाली से, यानी कि डक्ट से कनेक्टेड, डक्ट। ठीक है, यानी कि जो थैली से जो चीज़ निकल रही है वो नाली के ज़रिए सफ़र कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एंडोक्राइन ग्लैंड में खासियत होती है कि ये ग्लैंड क्या होता है, ये थैली तो है, यानी कि इसमें बन रहा है, वो केमिकल बन रहा है, और केमिकल सिक्रीट हो रहा है। वो केमिकल किस नेचर का है? लिक्विड नेचर का है। लेकिन वो एक नाली के ज़रिए सफ़र नहीं कर रहा, बल्कि वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? नाली नहीं है, ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, बस ये बन रही है, केमिकल बन रहा है, हार्मोन बन रहा है। ठीक है, वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? खून में जा रहा है, और खून से पूरी बॉडी में सफ़र कर रहा है। इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट लेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्ट लेस यानी कि नाली के बगैर वाले ग्लैंड। ठीक है, और इन ग्लैंड की सिक्रीशन, यानी कि जो केमिकल निकाल रहे हैं पूरी खून में जा रहे हैं, यानी कि बॉडी में जो खून है उसके ज़रिए पूरी बॉडी में सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो हम इन इन चीज़ को, इसके केमिकल को कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हार्मोन भी कहते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो पढ़ेंगे अभी हम आगे, उनकी सिक्रीशन को हम हार्मोन नहीं कहते, सिर्फ हम एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। दूसरे ग्लैंड जो होते हैं उनका नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, और क्राइन का मतलब क्या होता है? सिक्रीट करना, यानी कि ये जो ग्लैंड्स होंगे, ये जो अपने सिक्रीशन होंगे जो इन्होंने बनाया था, ये डायरेक्ट खून में रिलीज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? किसी नाली, यानी कि डक्ट के ज़रिए। नाली को हम क्या कहते हैं? डक्ट। ठीक है, तो नाली के ज़रिए क्या करते हैं? किसी और कैविटी में, किसी और मखसूस जगह पर क्या करेंगे? उस सिक्रीशन को रिलीज़ करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड थे, जब सिक्रीशन बनाई थी, अपना केमिकल जो बनाया था, इस केमिकल को बॉडी के सरफेस पर रिलीज़ कर दें। जैसे कि हम बात करें स्वीट ग्लैंड की। ठीक है, हमारे पास जो पसीने वाले ग्लैंड होते हैं वो किस तरीके से होता है? यहाँ पर स्किन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्किन है, स्किन की लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर ही कहीं पर हमारे पास क्या है? ये स्वीट ग्लैंड है, यानी कि पसीने को बनाने वाली थैलियाँ हैं। ठीक है, अब ये पसीना बना रही हैं, स्वीट बना रही हैं, लेकिन उसको रिलीज़ कहाँ कर रही हैं? डक्ट के ज़रिए। एक नाली है पतली सी, और उस नाली के ज़रिए जो हमारे पास केमिकल बना था, स्वीट बना था, वो सिक्रीट हुआ था, वो इस नाली के थ्रू कहाँ सफ़र कर रहा है? स्किन के ऊपर सफ़र कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो स्किन के पोर्स से, वहाँ से वो आखिरकार स्वीट निकल रहा है। तो हम ऐसी सिक्रीशन को कहते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन, यानी कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड था उसकी सिक्रीशन।
जिसकी सिक्रीशन होती है ये किसी बेसिकली खून में नहीं जाती, बल्कि किसी नाली के ज़रिए सफ़र करती हैं, डक्ट के ज़रिए सफ़र करती हैं। इनको हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड, और इनको कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि इनमें कोई नाली नहीं होती। पेनक्रियाज को हम कहते हैं कि पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये जो पेनक्रियाज ऑर्गन है इसमें दोनों तरह के जो ग्लैंड हैं उनकी खूसूसियत है, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम बात करें 1% हिस्सा, यानी कि इसके हमने हिस्से कर दिए, तकरीबन इसका बहुत ही कम हिस्सा यानी कि 1% हिस्सा क्या है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अगर हम बात करें 99% हिस्से की, तो 99% जो हिस्सा है इसका वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज का साइज चाहे जितना भी मुझे मतलब बड़ा सा साइज है इसका, लेकिन इसमें वो हिस्सा जो कि हार्मोन बना रहा है, ठीक है, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन उसको हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई नाली नहीं होती, पढ़ा हमने, इसमें नाली नहीं होती, डक्टलेस होता है और अपने केमिकल को कहाँ सिक्रीट करते हैं, खून में सिक्रीट करते हैं। तो हमारे पास पेनक्रियाज का वो हिस्सा जो कि क्या बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, बहुत ही कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सोक्राइन। 99% हिस्सा कैसा है, एक्सोक्राइन, यानी कि वो जो सिक्रीशन है अपनी नाली के जरिए सिक्रीट कर रहा है, जबकि ये हमारे पास नाली के जरिए नहीं बल्कि अपनी सिक्रीशन को खून में ही सिक्रीट कर रहा है। अब जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया तो हमें 1% हिस्सा वो दिखाई दिया जो कि क्या बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, जबकि 99% हिस्सा वो दिखाई दिया हमें जिन बेसिकली हम उनके सेल्स को कह रहे हैं, ठीक है। 1% हिस्सा फॉर एग्जाम्पल ये पेनक्रियास है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें यानी कि बहुत ही कम हिस्सा वो है जो कि हार्मोन बना रहा है, जबकि बाकी जो सारा हिस्सा है, जब हमने इसको वॉश देखा तो वो जो सेल थे, हमने उन सेल्स को कहा, हमने उन सेल्स को कहा एकिनी, ACINI, ठीक है। जबकि अगर हम एक सेल की बात करें तो हमने उसको कहा एकिनस, ठीक है। सिंगुलर सेल को जो बाकी हमारे पास एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है उसके हमने एक सेल को कहा एकिनस, और बहुत सारे सेल, अगर हम एक्सोक्राइन पार्ट वाले के बहुत सारे सेल की बात करें तो हमने कहा एकिनी, ठीक है, एकिनाई या एकिनी बोले, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन हिस्से के सेल हैं पेनक्रियास में, वो होते हैं, जैसे हमने अंगूर को देखा है तो अंगूर की तरह यानी कि ग्रेप लाइक क्लस्टर में होते हैं, यानी कि अंगूर की तरह गुच्छों में होते हैं ये सेल्स। और इन सेल्स का काम क्या होता है, इन सेल्स का काम होता है कुछ जूस बनाना, यानी कि कुछ जूस टाइप का बनाना, जिस जूस को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। उस जूस को क्या कहेंगे, पेनक्रियाटिक जूस। अब ये जूस जो है बहुत ही खास होगा, क्यों ये जूस बहुत खास है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वो इंजाइम है जो कि हम बोलते हैं जिनको डाइजेस्टिव इंजाइम बोलते हैं, यानी कि जो हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कहाँ बन रहे हैं, वो बेसिकली एक्सोक्राइन जो हमारे पास पार्ट है पेनक्रियास का, जो सेल्स हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बेसिकली हम बोल रहे हैं उनको, तो वहाँ बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट कि हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकते हैं कि पेनक्रियास का 99% हिस्सा एक्सोक्राइन क्यों है और 1% हिस्सा एंडोक्राइन क्यों है, ठीक है। तो इसका रीज़न, इसका जो जवाब है हमारे पास वही है कि हम पूरे दिन क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम की नीड है कि वो क्या करे, उस खाने को हजम करे, और वो कौन सा पार्ट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हमारे पास एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, यानी कि उसके जो सेल्स हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं उस बेसिकली जूस में क्या है, एंजाइम भी हैं जो कि खाने को हजम करते हैं। तो हमारे पास खाने को हजम करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंजाइम की नीड है, ठीक है। और हमारे पास ये जो एंजाइम होते हैं पूरे दिन काम करते रहते हैं, ठीक है। अब इन एंजाइम्स जो बन रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर जो एंजाइम बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब इन एंजाइम को कहाँ लेके जाना है, इन एंजाइम्स को हमें लेके जाना है हमारे पास जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन तक लेके जाना है, किसके जरिए लेके जाना है, क्योंकि इनका काम क्या है, खाने को हजम करना, ठीक है। इनका काम ये नहीं कि हम इनको खून में भेजेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। इनका काम क्या है कि इनको इंटेस्टाइन में भेजा, इंटेस्टाइन में जाके क्या करें, खाने की तोड़ फोड़ करें, खाने को सही तरीके से हजम करने में हेल्प करें, ठीक है। तो हम इन सेल से बेसिकली नालियाँ होंगी जो कि कहाँ जा रही होंगी, इंटेस्टाइन तक, ठीक है। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि पेनक्रियास का 99% हिस्सा इसी काम के लिए अलॉट किया गया है कि वो क्या करे, खाने को हजम करने में हेल्प करे, डक्ट के जरिए यानी कि नाली के जरिए। ये जो एंजाइम बन रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, ये जो एंजाइम बना है इसको बोल रहे हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम। इन एंजाइम को कहाँ लेके जाया जा रहा है, इंटेस्टाइन में लेके जाया जा रहा है। अब ये चीज़ और अच्छी तरीके से क्लियर होगी अगर हम इस तरीके से अज्यूम करें, हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एरिया है, ठीक है। अब उस एरिया में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया मेरे पास, ये बहुत बड़ा एरिया है। अब इस एरिया में कहीं कहीं हमारे पास आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स यानी कि जजीरे हैं, स्मॉल स्मॉल जजीरे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मैं कह रही हूँ कहीं कहीं जजीरे हैं, मैं इन कहीं कहीं जजीरों को एक नाम दे रही हूँ। वो नाम क्या है, वो नाम मेरे पास है कि हमारे पास जो 1% एंडोक्राइन हिस्सा था, ये वो होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बिल्कुल कहीं कहीं हिस्से हैं, स्मॉल स्मॉल से, हमने इनको कहा ये 1% एंडोक्राइन हिस्सा है। बाकी जो सारा हिस्सा दिख रहा है हमें, हम उसको कह रहे हैं ये सारा एक्सोक्राइन हिस्सा है, एक्सोक्राइन। तो बेसिकली पेनक्रियास की बात हो रही है कि हमने एग्जाम्पल देके समझने की कोशिश की। हमारे पास बहुत ही कम हिस्सा कैसा है, हमारे पास एंडोक्राइन है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंडोक्राइन हिस्सा होता है, हम अगर उसको देखें तो एंडोक्राइन हिस्सा बहुत हमारे पास दूर दूर होगा और कहीं कहीं होगा।
तो बेसिकली ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही सेल होगा, बल्कि हमारे पास जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, यानी कि सेल्स का गुच्छा होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेल्स का गुच्छा, यहाँ पर सेम सेल का गुच्छा, यहाँ पर सेम सेल का गुच्छा, सेम सेल का गुच्छा, यहाँ पर सेम सेल का गुच्छा, यानी कि हर जगह क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सेल का गुच्छा होगा, लेकिन बन रहा कितना होगा, बहुत ही कम बन रहा होगा। अगर मिलाएं भी तो 1% तकरीबन बन रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल का गुच्छा होगा, यहाँ पर 3 किस्म के हमारे पास सेल्स होंगे, ठीक है। अब हमने इन गुच्छे को अलग कर लिया, जब देखा हमारे पास, हमें क्या नज़र आया कि हमारे पास सेल के 3 किस्म के हमारे पास टाइप थे। एक हमारे पास हम उसको कह रहे थे अल्फ़ा, ठीक है, और एक था हमने कहा बीटा, और हमने एक को कहा डेल्टा, ठीक है। अब अल्फ़ा सेल जो थे वो क्या बना रहे थे हमारे पास, वो बना रहे थे हमारे पास ग्लूकागोन, जबकि बीटा बना रहे थे इंसुलिन, जबकि हमारे पास जो डेल्टा सेल बना रहे थे सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। तो 3 तरह के सेल थे इन स्मॉल एरिया में, ठीक है। और उन 3 तरह के सेल्स का काम भी अलग अलग था कि वो अलग अलग चीज़ों को बना रहे थे। अब ये जो गुच्छा था जिसको हमने कहा एंडोक्राइन पार्ट है, अब इसका एक नाम भी, इसका नाम है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। जो हम बोलते हैं कि पैनक्रियास में एक पार्ट है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, तो हमारे पास वो कहीं कहीं पार्ट होते हैं, जैसे कि इसको देखें, ये भी क्या है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, ये भी आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो हमारे पास पैनक्रियास में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली क्या पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को ही कहते हैं। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला हिस्सा है हमारे पास, ये इतना हम बोल सकते हैं पोटेंट होता है, इतना ताकतवर होता है कि इनकी स्मॉल से सिक्रीशन, यानी कि हम देखें तो हमारे पास 1% हिस्सा है ना, ठीक है। तो इसकी सिक्रीशन, हल्की सी भी सिक्रीशन पूरी बॉडी की शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होती है, यानी कि इनकी सिक्रीशन बहुत ही ताकतवर होती है, ठीक है। इनको किसी, जैसे मैंने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन जो होती है वो डायरेक्ट खून में रिलीज होती है, तो आसपास जो हमारे पास कैपिलरीज, यानी कि जो खून की पतली पतली नालियाँ गुजर रही होंगी, अपनी सिक्रीशन वो उन नालियों में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। और उस खून के जरिए, कैपिलरीज के जरिए हमारे पास, यानी कि खून में सफ़र करती हुई हमारे पास जो बीटा सेल, अगर फॉर एग्जाम्पल बीटा सेल ने रिलीज़ किया था, हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ किया था, तो हमारे पास इंसुलिन अब कहाँ चला गया, खून में चला गया, ठीक है। इन कैपिलरीज के थ्रू जाएगा जाएगा और पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन को ये खून में रिलीज़ करते हैं, किसके थ्रू, कैपिलरीज जो गुजर रही होती हैं, ठीक है। एक बहुत ही अहम बात जो कि हम पैनक्रियाज के बारे में कहते हैं कि पैनक्रियाज क्या करती है, पैनक्रियाज बॉडी में शुगर को कंट्रोल करती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो खून है, ब्लड है, उस ब्लड में ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो एक मखसूस अमाउंट में होना चाहिए, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को एक स्पेसिफिक अमाउंट में रखती है, एक स्पेसिफिक रेंज में रखती है। कौन रखती है, पैनक्रियाज रखती है। अब आगे हम डेप्थ में देखेंगे पैनक्रियाज में असल चीज़ जो है वो जिम्मेदार कौन सी चीज़ है जो कि क्या कर रही है, जो कि खून में ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करिए, यानी कि ग्लूकोज लेवल को प्रॉपर रेंज में रख रही है, वो चीज़ है कौन सी असल में। होता क्या है असल में, हमारी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स को चाहिए, उन सब सेल को क्या चाहिए, चाहे हमारे मसल सेल हो, चाहे हमारे ब्रेन के सेल हो, चाहे हमारे हार्ट के सेल हो, हर सेल को क्या चाहिए, हर सेल को चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी उसको किस रूप में मिल रही है, वो उसको मिल रही है ग्लूकोज की शक्ल में, ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं शुगर, ठीक है। तो बेसिकली हर सेल को नीड है एनर्जी की, और वो एनर्जी किस रूप में ले रहे हैं, ग्लूकोज की शक्ल में ले रहे हैं। हम जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे हम चावल रोटी जो भी खाना खा रहे हैं, एट द एंड बॉडी उसको कन्वर्ट करिए ग्लूकोज में, ठीक है। और ये ग्लूकोज कहाँ शामिल हो रहा है, ये ग्लूकोज शामिल हो रहा है खून में, और खून के जरिए बॉडी के हर सेल तक पहुंच रहा है, ठीक है। यानी कि एज अ फ्यूल काम कर रहा है, ठीक है, हर सेल के लिए एज अ फ्यूल काम कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी में क्या है, इस बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, यानी कि खून में क्या है, ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सेल अब बहुत अच्छे से काम करेंगे, ये अच्छी बात होगी, नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। आप सेल के लिए, बेसिकली हर सेल के लिए ये एक जहर की तरह होगा, यानी कि सेल अब अच्छा काम करने के बजाय, बेसिकली सेल जो होंगे हमारी बॉडी के सेल्स, हम बात करें मसल सेल्स की, हम बात करें किसी भी सेल की, तो वो सेल अफेक्टेड हो रहे होंगे, यानी कि मुतासिर हो रहे होंगे, ठीक है। तो उनको नुकसान पहुंच रहा है, इस सूरत को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अब इसका एक और हम देखते हैं कि एक और पसे बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खून में क्या, हमारे पास खून में जो ग्लूकोज का लेवल है, यानी कि शुगर का लेवल क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या होगा, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी नीड पूरी नहीं हो पाएगी, यानी कि हर सेल की जितनी नीड थी ग्लूकोज की उसकी पूरी नहीं हो पा रही, तो मुतासिर होंगे हमारे पास हर सेल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेन की नीड जितनी थी, ब्रेन को नहीं मिल रहा उतना ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारे पास इससे बेसिकली हम बोल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो ऐसा तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास खून में ग्लूकोज का एक जो स्पेसिफिक लेवल है वो होना चाहिए, ठीक है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। उससे बढ़ेगी तो नुकसान, उससे कम होगी तो ही नुकसान, दोनों सूरत में नुकसान है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारे पास ग्लूकोज की खून में होनी चाहिए।
अब ये जो बात कही हमने, इस बात को थोड़ा और टाइप में देखते हैं। देखिए होता क्या है हमारे पास, होता ये है कि हमने कोई भी खाना खाया, चाहे वो चावल थी, चाहे वो रोटी थी, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास हमारी बॉडी के वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होगी, यानी कि हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास जो सिस्टम है ये वाला शुरू हो रहा है माउथ से एनएस तक, ठीक है। तो हमारे पास हमने खाना खाया, देन वो गया स्टमक में, ठीक है, और स्टमक में जाने के बाद वो गया इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन में इसकी कन्वर्जेंस की शुरू हो गई, ठीक है, यानी कि इसको तोड़ा जा रहा है। तो हमारे पास एट द एंड इसको ग्लूकोज बनाया जा रहा है। इंटेस्टाइन में बेसिकली ये ग्लूकोज बन चुका है हमारे पास। अभी इस ग्लूकोज को कहाँ भेजना है, हमने खून में शामिल करना है, इसको खून में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब खून में इसका लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ग्लूकोज एकदम से कहाँ गई, खून में। तो हमारे पास पेनक्रियास के पास क्या होता है, पेनक्रियास के पास स्पेशल सेंसर होते हैं, तो महसूस कर लेते हैं कि हमारे पास खून में क्या है, ग्लूकोज का लेवल हाई है। अब जबकि ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए पेनक्रियास, हम जानते हैं कि पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल थे 3 किस्म के, अल्फा बीटा डेल्टा, तो हमारे पास उन सेल में से जो एक सेल था बीटा सेल, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास ये, हमारे पास एंडोक्राइन बेसिकली हमारे पास ग्लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के सेल थे, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। जो बीटा सेल थे वो क्या बनाते थे, इंसुलिन, ठीक है। तो हमारे पास खून में ग्लूकोज हाई है, तो हमारे पास होगा क्या कि पेनक्रियास ने महसूस कर लिया कि हमारे पास खून में ग्लूकोज हाई, तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड के बीटा सेल क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे, और इंसुलिन को कहाँ भेज देंगे, खून में भेज देंगे। जब इंसुलिन बना के इंसुलिन को खून में भेजेंगे, तो हमारे पास होगा क्या, बेसिकली बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस। क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट कि हमारे पास इंसुलिन ने किस तरीके से जो खून में ग्लूकोज इसको नॉर्मल किस तरीके से किया। तो इसका हमारे पास आंसर ये है कि होता है कि हमारे पास इंसुलिन रिलीज हो गई, बीटा सेल ने क्या किया, इंसुलिन रिलीज कर दी। अब खून में क्या है, इंसुलिन भी घूम रही है एंड देन ग्लूकोज भी घूम रही है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन खून में घूमती रहेगी और हर सेल के पास जाकर क्या करेगी, हर सेल के ऊपर बेसिकली क्या होते हैं, हर सेल के ऊपर रिसेप्टर, हम बोल सकते हैं लॉक होते हैं, यानी कि हर सेल लॉक है। इसके अंदर ग्लूकोज खुद ब खुद नहीं जा सकती। हमने बात की कि हमारे पास हर सेल को चाहिए ग्लूकोज एनर्जी काम करने के लिए, ठीक है। तो हर सेल के अंदर ग्लूकोज खुद ब खुद नहीं जा सकती, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेल का जो बेसिकली ये लॉक है, ये जो दरवाजा, इसको खोलना पड़ेगा। इस दरवाजे को खोलता कौन है, दरवाजे को खोलता है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इस लॉक को खोलता है, यानी कि इस रिसेप्टर पर लगता है। ये रिसेप्टर, ये जगह से इंसुलिन को पहचानती है। ग्लूकोज आ रहा है इसके पास, ये लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ठीक है। इस दरवाजे को सेल के अंदर, हर सेल के अंदर एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को खोलने के लिए ज़रूरत है इंसुलिन की, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन हर सेल के पास जाएगा और उस दरवाजे को, उस रिसेप्टर को, उस जगह को खोल देगा। देन ग्लूकोज जो होगी हमारे पास, वो चली जाएगी आराम से सेल के अंदर और अपना काम करने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, खून में जो ग्लूकोज का लेवल था, शुगर का लेवल था बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, एक बैलेंस बन जाएगा, एक बैलेंस में आ जाएगा, और बॉडी की जो ज़रूरत थी वो भी पूरी हो रही है, क्योंकि हर सेल को क्या मिल रही है, अब ग्लूकोज मिल रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कुछ डाउट को क्लियर करेंगे। पहला डाउट हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर ये हमारे जहन में होगा, वो ये होता है कि जो ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर यानी कि शुगर को जो मेजर करने वाली डिवाइस होती है, वो किस तरीके से, यानी कि एक कतरे का यूज़ करते हुए हमें बता देती है हमारी बॉडी में कितनी शुगर है, तो हमें बता देती है। तो वो किस तरीके से काम करती है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मशीन है, ठीक है, और ये स्ट्रिप है। हम जानते हैं हमारे पास, हम स्ट्रिप पे क्या रखते हैं, स्ट्रिप की एक साइड पे हम बेसिकली खून का एक कतरा रखते हैं, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रिप को हम डालते हैं इस मशीन में। देन हमारे पास स्क्रीन पे नंबर शो होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ग्लूकोमीटर जो होती है एक केमिकल रिएक्शन की बेस पे काम करती है। होता है कि हमारे पास स्ट्रिप को देखें तो स्ट्रिप के ऊपर, स्ट्रिप की एक साइड पर बेसिकली हमारे पास फिक्सिंग की जाती है। फिक्सिंग किसकी की जाती है, एंजाइम की। बेसिकली एंजाइम की क्या कहती है, एंजाइम को प्रॉपर ड्राई करके, एंजाइम को, क्लस्टर ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम नहीं बहुत सारे एंजाइम को प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि स्ट्रिप के ऊपर कुछ कोटिंग, कुछ फिक्सिंग की जाती है। हमारे पास एंजाइम जो होते हैं उनको सुखा के यहाँ पर प्लेस किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से फिक्स किया जाता है, यानी कि डीहाइड्रेट एंजाइम होते हैं, डीहाइड्रेट, ठीक है। और अगर हमने इस पर जब खून का एक कतरा भी डालते हैं, तो हमारे पास खून में जितनी भी ग्लूकोज है, ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया, बेसिकली ये रीहाइड्रेट हो गया, यानी कि इसको क्या मिल गया, मॉइस्चर मिला। अब ये एंजाइम, ये जो एंजाइम था, ये जिंदा हो गया, हम बोल सकते हैं क्या हो गया, जिंदा हो गया, ठीक है। अब खून में जितनी भी ग्लूकोज थी वो रिएक्शन करेगी इस एंजाइम के साथ, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है हमारे पास ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है। अब रिएक्शन करेगी हमारे पास ग्लूकोज के साथ, और रिएक्शन के नतीजे में क्या पैदा होगा, हल्का सा करंट पैदा होगा। उस करंट को हमारे पास जो ग्लूकोमीटर मशीन थी वो फ़ौरन से कैलकुलेट करेगी और स्क्रीन में हमें दिखा देगी नंबर्स की सूरत में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खून के एक कतरे में ग्लूकोज का जो लेवल है बहुत ही हाई है, ठीक है, एक कतरे की बात हो रही है, तो हमारे पास तो जो करंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास खून में ग्लूकोज का लेवल कम है तो बहुत कम करंट होगा। तो जितना हमारे पास करंट होगा, यानी कि जितना ग्लूकोज था खून में और जितना करंट पैदा हुआ, ठीक है, उतने ही नंबर्स यहाँ पर शो होंगे, यानी कि एक प्रॉपर तरीके कार से गुजरकर नंबर जो होगा वो हाई होगा, ठीक है, अगर खून में ग्लूकोज का लेवल हाई है। लेकिन अगर खून में ग्लूकोज का लेवल कम है तो हमारे पास जो नंबरिंग होगी वो भी कम दिखाई देगी। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास क्या पता चलता है हमें कि हमारे खून में कितनी ग्लूकोज है, ठीक है। रिएक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जितना हमारे पास
ग्लूकोज होगा हाई, उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा और उतने ज़्यादा नंबर शो होंगे स्क्रीन पर।